सुप्रभात। आप सभी को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो भिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो शोक शोमाद वृणीते। श्रेय अर्थात कल्याणकारी मार्ग, सदगति का मार्ग। प्रेय अर्थात मन को प्रिय लगने वाले इंद्रिय भोगों का मार्ग है। ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग श्रेय पथ को चुन लेते हैं और मंद बुद्धि वाले लोग प्रेय पथ को चुन लेते हैं। मनुष्य विवेकशील है, अतः उससे अपेक्षा यह की जाती है कि वह सही मार्ग को चुने। मनुष्य शब्द को निरुक्त में परिभाषित किया गया है। मत्वा कर्माणि सिव्यति इति मनुष्य है, अर्थात विचार पूर्वक जो कर्म करता है वह मनुष्य है। अतः कल्याणकामी मनुष्यों को श्रेय पथ को अपनाना चाहिए। और इसी बात के साथ, इसी संदर्भ के साथ आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम विश्वनाथ तिवारी है और मैं हूँ अल्पना सुहासिनी। गाथा परिवार की ओर से इस चतुर्थ गाथा महोत्सव में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। एक संकल्पना जो गाथा परिवार ने आज से 4 वर्ष पूर्व अपने अंतर्मन में, अपने जहन में, अपने अंतस में की थी, वो यह थी कि आज का दौर बहुत अधिक भागदौड़ वाला समय है। समय किसी के पास नहीं है कि साहित्य को बैठ करके पढ़ सके, पुस्तकों को बैठ करके पढ़ सके, या पुराने समय में जो लोगों की दिनचर्या होती थी कि वे अपनी दिनचर्या में कुछ घंटे स्वाध्याय के लिए निकालते थे। लेकिन आज पैसा कमाने की इतनी होड़ है, आगे बढ़ने की इतनी होड़ है, सर्वश्रेष्ठ बनने की इतनी होड़ है कि जो आंतरिक शुद्धिकरण है, जो सिर्फ और सिर्फ साहित्य के माध्यम से संभव हो सकता है, हम उसको कहीं पीछे छोड़ आए हैं। हमने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अंतःशोधन कितना आवश्यक होता है। गाथा यह प्रयास करता है कि आप अपने घर में अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपनी गाड़ी चलाते हुए, अपनी रसोई में, अपने बेडरूम में, अगर आप साहित्य की तरफ मुड़ना चाहते हैं, साहित्य की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, तो उसका विकल्प गाथा आपके लिए खोलता है कि आपके एक क्लिक पर तमाम प्रसिद्ध उपन्यास, तमाम बहुत अच्छी कविताएं, प्रसिद्ध कविताएं, रश्मिरथी से लेकर के आप जितने भी बड़ी कविताएं सामान्य तौर पर जानते होंगे, और बहुत सारे लोग कुछ ऐसी कविताएं भी जिनको सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं जानता होगा लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ। श्री रामचरितमानस का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, घर घर में पढ़ी जाती है। लेकिन नामवर सिंह जी जैसे समालोचक कभी कभी ये टिप्पणी कर देते हैं कि श्री रामचरितमानस प्रबंध काव्य की दृष्टिकोण से परिपूर्ण नहीं है। वहीं रामचंद्रिका जो केशवदास जी ने लिखी, वो प्रबंध काव्य के दृष्टिकोण से देखें, साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, या छंद प्रबंध के दृष्टिकोण से देखें, वह बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसका नाम संभवतः बहुत कम लोग जानते होंगे। जो साहित्य में गहरी पैठ रखने वाले लोग हैं वही रामचंद्रिका तक पहुंचते हैं। वस्तुतः दोनों चीजें हमारे समाज में हैं। निर्धारण हमें करना है कि हमें किस ओर जाना है। दूसरी बात आ जाती है सहज उपलब्धता की, सरलता की और हम तक समझने की। गाथा हमेशा से यह प्रयास करता आया है कि जो भी सामग्री श्रोताओं तक पहुंचाई जाए वह उत्कृष्ट तो हो, साथ में ऐसी भी हो कि श्रोता को बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक मेहनत भी उसको समझने में न करनी पड़े। अधिकांशतः जब बड़ी कविताओं को हम संदर्भित करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उन बड़ी कविताओं में जो कठिन संदर्भ होते हैं उनके अर्थ भी बताते चलते हैं साथ में, कि आपको कोई परेशानी ना आए। और ये कारवां धीरे धीरे जो 4 वर्ष पहले चला था, हमने पहले 2 आयोजनों को वर्चुअल किया क्योंकि कोरोना महामारी का दौर था,
कोई भी आयोजन इस तरीके से सभागार में बैठ करके नहीं हो सकता था। शुरुआती 2 आयोजन हमने वर्चुअल किए और उसके बाद ये एक पिछले वर्ष का आयोजन और ये इस वर्ष का आयोजन भौतिक रूप से हो रहा है। और इन 4 वर्षों की यात्रा में 10 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं हैं, हम भारतवर्ष की परिधियों को पहले वर्ष ही पार कर गए थे। हम अमेरिका से यूरोप, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में भी हमारा श्रोता वर्ग फैला हुआ है। लगभग 20 से अधिक देशों की संख्या है जहां पर हमारा श्रोता वर्ग है। तो एक बड़ा साहित्यिक प्लेटफॉर्म और एक समृद्ध धरोहर के प्रतिनिधि के रूप में हम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी विश्वनाथ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जो ये आज कारवां बना है ये आप सभी के सहयोग, साथ और स्नेह से बना है और इसी तरह से निरंतरता में आगे बढ़ रहा है। क्यों विश्वनाथ जी? जी बिल्कुल। और आज जो है हम यहाँ एकत्र हैं गाथा महोत्सव में, जहाँ पर कुछ बातें होंगी, कुछ चर्चाएं होंगी और लगातार आपसे गुफ्तगू होगी। तो आप सब इस आयोजन का हिस्सा बने हैं, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि विश्वनाथ जी हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को क्रमवार जो हैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें। भारतवर्ष, भारत या हिंदुस्तान, ये एक ऐसा देश जिसके लिए कहा जाता है कि एक देश प्रसूतस्य शका शादग्र जन्मनः सुम सुम चरित्रम शिक्षरेन प्रतिव्याम सर्वमानवा। प्राचीन काल में इस देश में जन्मे लोगों के समीप द्वारा उनके साथ रहकर पृथ्वी के सभी लोगों ने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की। ये हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण हमारे इस देश के विषय में कहते हैं। और हम उस देश की समृद्ध परंपरा का अनुगमन और अनुवहन करते हुए कार्यक्रम की पहली अनिवार्य औपचारिकता की ओर, दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य को सुशोभित करने वाले, हम सबका सदैव मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर अभय करंदीकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो IIT कानपुर के निदेशक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा ब्रजभूषण जी से, जो डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हैं IIT कानपुर के। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री कांतेश बलानी जी से, जो डीन ऑफ रिसोर्सेज और एल्यूमनी हैं। और उनके साथ उन सभी को मंच पर लाने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अमित तिवारी जी से, जो गाथा के सह संस्थापक और निदेशक हैं। गाथा उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। आप सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर लेकर के आए। जी हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर जाने की जो चाह है उसी का प्रतिरूप है दीप प्रज्वलन। मैं साथ में आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर अर्क वर्मा जी को, जो राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। असल में ये सभी हमारी भारतीय परंपराएं हैं, बहुत ही बेशकीमती परंपराएं जो हमें जोड़ने का काम करती हैं, जो हमें स्नेह से लबरेज कर देती हैं, साथ लेकर चलने का काम करती हैं। कहते हैं कि दीप प्रज्वलन करते हुए और माँ शारदे का स्मरण करते हुए जब किसी कार्यक्रम का आरंभ होता है तो माँ शारदे स्वयं उस सभागार में उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। तो आइए अनुभूत करते हैं इन महत्वपूर्ण क्षणों को अपने अपने भीतर।
दीप प्रज्वलन के साथ ही ये कार्यक्रम बेहतरीन आगाज़ की ओर बढ़ चुका है और आइए अब सुनते हैं माँ शारदे की ये वंदना। हिंदी भाषा को समर्पित ये बहुत प्यारा सा मधुरिम सा गीत अभी हमने सुना। क्यों विश्वनाथ जी? जी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन्हें मंच पर आमंत्रण दे रही हूँ वो अद्भुत गीतकार हैं। कमाल उनका लेखन है, बहुत ही सरस प्रवाह उनकी लेखनी का रहता है। सह संस्थापक हैं गाथा की और निदेशक कविता प्रकोष्ठ गाथा। बहुत स्नेहिल हैं, मृदुल हैं और बहुत ही प्यारी इंसान, बेहतरीन व्यक्तित्व की स्वामिनी भावना तिवारी जी से मेरा आग्रह है कि एक बार मंच पर आ जाएं। और उनको बुलाने का आशय, बुलाने का परिप्रेक्ष्य यह है कि हम भावना जी से आग्रह करेंगे कि जो हमारे मंचस्थ अतिथिगण हैं उनका पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगी। सबसे पहले मैं भावना जी से आग्रह करूंगा कि प्रोफेसर अभय करंदीकर जी जो आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हमारे मध्य स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर ब्रजभूषण जी का स्वागत करने के लिए भावना जी से। डीन ऑफ रिसोर्सेज एंड एल्यूमनी प्रोफेसर कांतेश बलानी जी हमारे बीच में समुपस्थित हैं और प्रोफेसर आर्क वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भावना जी पुष्प भेंट करके उनका भी स्वागत करें। आपके सम्मान में कुछ भी न कह पाए हैं हम, कहीं कुमार पंकज जी ने लिखा कि आपके सम्मान में कुछ भी न कह पाए हैं हम, राम जाने क्या हुआ हर शब्द बौना हो गया। क्या बात। आपको हर बार जब देखा तो कुछ ऐसा लगा स्नेह का ये रूप कुछ ज्यादा सलोना हो गया। क्या बात। स्वागत के क्रम के बाद एक और औपचारिकता हम पूर्ण कर लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय अमित तिवारी जी को इस ध्वनि विस्तारक यंत्र तक आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे समुपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत करते हुए स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय अमित तिवारी जी। अमित जी के लिए कहना चाहूँगी कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अमित। बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, अल्पना जी। गाथा के इस चतुर्थ वार्षिक उत्सव में मैं अमित तिवारी आप सभी का
बहुत ही स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि रविवार की सुबह एक दिन होता है सबके पास में, फिर भी आप लोग ने समय निकाला। इस पूरे प्रतिष्ठान का आभार, हालांकि एक पूर्व छात्र के नाते एक बहुत ही स्मृतियाँ और एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय निदेशक प्रोफेसर करांदीकर साहब, प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, प्रोफेसर बालानी जी, प्रोफेसर आर वर्मा जी, आप सबका सहयोग निरंतर मिलता रहता है। आप लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस 4 वर्षों की जो जर्नी रही है, जैसा कि अभी विश्वनाथ जी ने बताया कि कोविड के पहले हम लोग ने गाथा की शुरुआत की। उद्देश्य यही था कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय परंपरा, टूरिज़्म, इनसे जुड़े जितनी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग स्कैटर्ड वे में हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपनी संस्कृतियों से वापस से रूट से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और क्योंकि ऑडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी काम करते हुए इससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी और साहित्य का संगम बनाने की कोशिश की इस ऐप के माध्यम से। पुराने समय से लेकर आज के दौर के गद्य, पद्य या किसी भी विधा के, किसी भी जॉनरा के जो कंटेंट हैं वो है हमारे पास में। साहित्य में केवल कहानियाँ नहीं हैं, साहित्य में केवल कविताएं नहीं हैं, और भी जितनी विधाएं हैं उनसे जुड़ा एक गहरा 10,000 के ऊपर का संकलन है। और एक नई टेक्नोलॉजी और एक नए प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग ला रहे हैं आने वाले समय में, जिसको हम कह सकते हैं कि आप अपने शहर से जुड़ी हर जानकारी, चाहे वो वहाँ के साहित्यकार हों, वहाँ के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हों, वहाँ के म्यूज़ियम्स हों, वहाँ के टूरिज़्म स्पॉट हों, आने वाले समय में इन सबकी जानकारी आपको गाथा ऐप पे मिलती रहेगी। एक क्लिक पे सब कुछ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पूरे दिन का कार्यक्रम है और बहुत एक लंबी श्रृंखला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आगे की कार्रवाई के लिए अल्पना जी और विश्वनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। संक्षिप्त बात में यदि काम चल जाए तो उसको बहुत लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह अमित जी हमेशा से प्रदर्शित करते आए हैं कि वो बहुत लंबा कभी नहीं बोलते। आज हाँ, सामान्य से आज थोड़ा सा फिर भी वो ज़्यादा बोल गए हैं, इतना भी वो नहीं बोलते। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए मैं अब मंच की तरफ उन्मुख होता हूँ और वक्तव्य के क्रम में मैं चाहता हूँ जो मंचस्थ हमारे अतिथि हैं उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिल जाए और उनके उद्बोधन के बाद हम कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अर्क वर्मा जी से आग्रह करूँगा। वो राजभाषा प्रकोष्ठ के माध्यम से गाथा के हमेशा से सहयोगी रहे हैं और जब कभी गाथा परिवार को आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले वो आकर के खड़े होते हैं कि आप बताइए क्या करना है और कैसे करना है, मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच में हम उनका स्वागत करते हैं, प्रोफेसर अर्क वर्मा जी। सुप्रभात। गाथा के चतुर्थ महोत्सव में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि विश्वनाथ जी अभी कह रहे थे, गाथा जो है वो आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेटेड एक कंपनी है, एक ऐप है जिसके बारे में अमित जी ने आपको बताया, तो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, मगर आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि गाथा ऐप से परिचित होइए। गाथा ऐप में साहित्य और संस्कृति का एक ऐसा संगम है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा अपने संस्कृति से दोबारा जुड़ने के लिए। मैं मंच पर मौजूद प्रोफेसर अभय कारिंदीकर, प्रोफेसर ब्रजभूषण जी और प्रोफेसर कांतेश बलानी जी का गाथा महोत्सव में स्वागत करता हूं। मैं आप सबका राजभाषा प्रकोष्ठ और शिवानी केंद्र की तरफ से भी स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारी और गाथा की जो एक पार्टनरशिप है, हमारा जो एक साथ है, वो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से परस्पर बना रहे और हम लोग साथ में मिल करके काफ़ी इस तरह के आयोजन करते रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं विश्वनाथ जी को दोबारा आमंत्रित करता हूँ कि वो कार्यवाही को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। और अब कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूँगी आदरणीय
कंतेश बालानी जी, डीन ऑफ रिसोर्सेज एंड एलमनी और शिवानी केंद्र के जो प्रमुख हैं और बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व हैं, उनसे आग्रह है कि वे आएँ और चंद शब्द कहें। करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आपका इस गाथा महोत्सव में स्वागत है। मैं थोड़ा सा शिवानी केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। तो शिवानी केंद्र हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का संपोषण एवं समन्वय केंद्र, इसके एक्चुअली 3 दिशाओं में इसमें हम लोग कार्य करते हैं। पहला, स्टूडेंट्स को जब वो यहाँ पे आते हैं जो कि गैर अंग्रेज़ी बोली के क्षेत्रों से आते हैं, तो उनको थोड़ा सहूलियत प्रदान करने के लिए कि उनके लिए एक आइस ब्रेकर मिल जाए। तो इस तरह के इवेंट जो हम कंडक्ट करते हैं उससे दे कैन गेट इन्वॉल्व और उसके हिसाब से वो यहाँ पे एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी कंटेंट होता है, खासकर जब इंग्लिश कंटेंट होता है, उनको अगर दिक्कत हो रही है तो उसको भी हम लोग ट्रांसलेट करने में उनकी मदद कर रहे हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज हम लोगों ने ट्रांसलेट किए हैं। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है तो तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल करके, जैसे नए फॉन्ट ईजाद करना, अगर कोई ग्रामर करेक्शन है हिंदी में वो करना, उस तरह के क्षेत्रों में भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। और जो शिवानी केंद्र है, ये गौरव पंत जी के नाम से, आई थिंक शिवानी जी जो उनका लेखनी का नाम है, उनके नाम से ये इसकी स्थापना की गई है। और मुक्तेश पंत एंड विनीता पंत चैरिटेबल फाउंडेशन ने इसको काफ़ी बड़ी डोनेशन देके इसको इनिशिएट किया है। तो 1976 बैच के एलमनस हैं, तो हमारी तरफ से उनको बहुत सहृदय धन्यवाद। और इस गाथा के मंच में आप देखेंगे इस महोत्सव में काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, लिटरेचर से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ओपन माइक भी है, यहाँ पे वर्कशॉप्स भी हैं, कॉन्फ्रेंस भी है। तो उसमें आप आएँ, थोड़ा एंजॉय करें। और इसी के साथ आई थिंक धन्यवाद आप सबका, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, आप सबका जो सहयोग रहा है उसके लिए धन्यवाद। और आई थिंक हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजर फॉर पुटिंग अप दिस वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर साहित्य में ये ताकत होती है या शक्ति होती है कि कभी कभी हम उस भाषा से अपरिचित होते हुए भी उसकी तरफ खींचे से चले जाते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य सा उदाहरण आपके जीवन में होता है। मैं तो बहुत छोटे से ग्रामीण परिवेश से मैंने अपना जीवन आरंभ किया। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं, बिलोंग करता हूं। और जब मैं प्रारंभिक शिक्षा के दौर में था तो अंग्रेज़ी हमारे लिए बड़ी दूर की कौड़ी थी। लेकिन उस समय भी अंग्रेज़ी के कुछ गाने या कुछ गायक अगर कह लें तो समझ में नहीं आता था कि उसमें क्या है, लेकिन वो अच्छा बहुत लगता था। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है या म्यूज़िक है, या आपको कहीं ना कहीं अपने से बांध लेता है और अपरिचित चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का, उनसे जुड़ने का अवसर आपको प्रदान करता है। आइए मैं वक्तव्य के क्रम की ओर आगे बढ़ूं और मैं आग्रह करूं प्रोफेसर ब्रजभूषण जी से, जो डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स हैं, कि वे इस ध्वनि विस्तारा केंद्र तक आएँ और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार करतब उनके साथ हम उनका स्वागत करते हैं। गाथा के इस सुबह में आप सबका स्वागत है। गाथा के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मंच पर हैं, बहुत सारे होंगे जो मंच के नीचे बैठे होंगे, जिन्होंने अपने कई सारी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया होगा आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन में। तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एक ख़ास चीज़ हम सब लोगों ने ये निश्चित रूप से अनुभव किया होगा कि हर व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। हम सब चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से हम बोलें, लिखें, ड्राइंग करें, आर्ट, डांस के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से। तो ये अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम है। और गाथा का जो ये पूरा इवेंट है, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रखे गए हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि एक कोशिश की गई है आयोजकों की तरफ से कि हर उस विधा को जिसमें कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं उसको जोड़ा जाए, एक साथ समन्वित किया जाए। तो निश्चित तौर से एक बड़ा ही सुखद एक पहल है ये। और आज इस सभा कक्ष में बैठे हुए जितने लोग हैं, उनका अगर एक एवरेज एज निकालिए तो काफ़ी बड़े हैं हम सब। और आजकल के स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे आम तौर पर लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहते। जो कविताएं कभी हम लोग बड़े रस लेकर के पढ़ा करते थे स्कूल के दिनों में, आजकल के स्कूल के बच्चे उसकी बजाय कुछ और भले पढ़ लें, कोरियन सीरियल देख लें, इंडियन सीरियल शायद न देखना पसंद करें उतने चाव से। तो इस तरह की कोशिश जहाँ के आप वाकिफ़ हों अपनी संस्कृति से, आप वाकिफ़ हों अपनी उस कल्चरल हेरिटेज से, जिस पर कि आपको बड़ा ही फ़ख्र हो बाद में कि अरे मुझे यह पता था, मुझे जब मैं उस क्लास में था तब ये पता था।
और अब के ज़माने में जबकि हर कुछ उंगली के एक टैप से होना ज़रूरी है, उस समय अगर गाथा के माध्यम से कई हज़ार पुस्तकें उनके सामने हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में, ऑडियो विजुअल कंटेंट के रूप में, तो निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में भरपूर इनका योगदान होगा। और IIT कानपुर की तरफ से, राजभाषा प्रकोष्ठ की तरफ से, शिवानी केंद्र की तरफ से जितना भी सहयोग हमारे सहकर्मी दे रहे हैं वो निरंतर जारी रहेगा और हम सब मिल करके इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे कि हमारी संस्कृति उतनी ही सौष्ठव रूप से आगे की तरफ भी बनी रहे, बरकरार रहे, नई पीढ़ी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। और दुष्यंत कुमार कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो आस और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र सर, जो कि सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, रंगकर्मी हैं और साथ ही साथ अभिनय की तिलस्मी दुनिया में रहते हुए भी जो बहुत ही उम्दा कवि हैं, संवेदनशीलता को निरंतरता में सहेजे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रण देना चाहूँगी हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर अभय करंदीकर जी हैं, जो कि निदेशक हैं IIT कानपुर के, और बहुत कमाल की उनकी शख्सियत है, मृदुल हैं, बहुत स्नेहिल हैं और सबसे बड़ी बात कि हमेशा साथ बने रहते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। मैं चाहूँगी कि हम ज़ोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर की तरफ से और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से आप सभी का गाथा महोत्सव में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले बताया गया कि गाथा एक बहुत अनूठी पहल है जो भारतीय भाषा, संस्कृति और साहित्य को एक मोबाइल ऐप पर और एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारे यहाँ के सभी युवाओं और सभी छात्र छात्राओं और अन्य सभी को उन भारतीय भाषा और संस्कृति से परिचित कराने के लिए एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं इसके लिए गाथा के सभी संस्थापकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके इस प्रयास के लिए। आशा है कि यह प्रयास जिसकी जो यात्रा पिछले 4 वर्षों से रही है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से वो सुदृढ़ होती जा रही है, आगे आने वाले वर्षों में इसका और विस्तार होगा और हम इस प्लेटफॉर्म को सारे भारतवर्ष में इसको एक तरीके से यूज़ करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित कर सकेंगे। जहाँ तक IIT कानपुर का प्रश्न है, जैसा कि प्रोफेसर कांतेश बलानी ने बताया, हम शिवानी केंद्र के माध्यम से राजभाषा प्रकोष्ठ और अभी हाल ही में स्थापित अप्रोच सेल के माध्यम से हमेशा ये कोशिश करते रहे कि हमारे यहाँ के छात्रों को हमारी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से परिचित करा सके। तो इट इज़ ओनली एप्ट दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद गाथा फॉर दिस एंडेवर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो सहयोग है गाथा के साथ और IIT कानपुर के साथ मिलकर हम इस जो प्रयास जो अमित जी ने और उनके अन्य संस्थापकों ने शुरू किया था, हम उसको एक व्यापक रूप आगे आने वाले वर्षों में दे सकेंगे। जैसा कि अमित जी ने बताया कि करीब 10,000 ऑडियो बुक्स का उनके पास संकलन है। मैं चाहूँगा कि इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से इस 10,000 संकलन को 10 लाख और 1 करोड़ के संकलन में आने वाले वर्षों में किया जाए, क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो बहुत विशाल है, 10,000 ऑडियो बुक से कहीं अधिक है। एंड आई होप दैट इन द कमिंग ईयर्स इट विल फर्दर एक्सपैंड and proliferate and be
become a very, very powerful tool for use by all the students. So thank you very much. आप सभी का धन्यवाद. आज का दिन एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है पूरे दिन भर. आशा है आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसका भरपूर आनंद लेंगे. एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और साहित्य की शक्ति क्या होती है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सी आपके बीच में एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा. रामायण के बहुत सारे वर्जन्स लिखे गए हैं और उनमें से एक वर्जन है महर्षि कंबन की रामायण. बड़ी प्रामाणिक मानी जाती है और अक्सर आप देखेंगे जो बड़े सीरियल बनते हैं वो सबसे पहले उन्हीं का प्रसंग संदर्भ पूरा वहीं से उठाते हैं. महर्षि कंबन ने जब लिखना शुरू किया तो नरसिंह भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि आप इसको लिखिए. तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 1 वर्ष में पूरी कर दूंगा. जब 11 महीने बीत गए और उन्होंने एक दिन उन्होंने अपना रिव्यू किया तो उनको समझ में आया कि अभी तो मैं आधा लिख पाया हूँ. 1 महीने में आधा कथानक कैसे पूरा होगा. तो उन्होंने देवी भगवती के आगे प्रार्थना की और कहते हैं कि माँ भगवती स्वयं दीपक लेकर पूरे 30 दिनों तक उनके सिरहाने खड़ी रहीं. उनको ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना थकान आई, ना नींद आई और निर्धारित 1 वर्ष की अवधि में कंबन रामायण का लेखन पूरा हुआ. ये सामर्थ्य केवल और केवल साहित्य में होती है कि जिसके लिए देवता स्वयं आकाश से उतर करके नीचे आ जाते हैं. क्या बात. आइए मैं कार्यक्रम की कुछ और अनिवार्यताओं को संपूरित करते हुए चलूं. मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे बीच में उमेश पालीवाल जी हैं जिनके नाम से आप सब भली भांति कानपुर वासी क्या पूरे उत्तर प्रदेश वासी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि उनके बिना हमारे घरों का काम नहीं चलता है. किसी को भी लैब की आवश्यकता पड़ती है, अगर टेस्टिंग लैब की आवश्यकता पड़ती है तो आज के दौर में सबसे बड़ा नाम उमेश पालीवाल जी का है. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें और आदरणीय निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि उनको सम्मानित करें. उमेश पालीवाल जी. उमेश जी का साथ जो है वो स्नेहिल साथ है जो हर बड़ी से बड़ी रुकावट को भी दूर करने में मददगार साबित होता है. उमेश जी हमेशा सहयोगी भाव से हमारे साथ बने रहते हैं, साथ देते हैं, साथ चलते हैं और किसी भी बड़े आयोजन की पूर्णता में ऐसे साथ और ऐसे हाथ की बहुत ज़रूरत होती है. बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आइए अब हम मंचस्थ अतिथियों के सम्मान की ओर बढ़ते हैं. मैं मंचस्थ अतिथियों के सम्मान के लिए आग्रह करूंगा समीर खांडेकर जी से और डॉक्टर भावना तिवारी जी से कि आप दोनों लोग मंच पर आ जाएं. समीर खांडेकर जी, डॉक्टर भावना तिवारी जी. मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर जी के सम्मान के लिए आप दोनों लोग मंच पर आ जाइए. कहीं किसी ने 4 पंक्तियां लिख रखी थी. साहित्यकार तो लिखने में वैसे भी जैसे दृष्टा सा होता है, वो सब कुछ इतनी आसानी से लिख देता है कि कुछ लगता है सब कुछ हमारे लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया. हर व्यक्ति अपने ऊपर उसको लागू कर सकता है. उन्होंने कहीं लिखा किसी ने कि फूल माली के पसीने पर फिदा हो जाएगा, फूल माली के पसीने पर फिदा हो जाएगा, दर्द बेटी सा बड़ा होकर विदा हो जाएगा और दुश्मनों से भी मोहब्बत इस कदर करता है ये, देखना ये आदमी एक दिन खुदा हो जाएगा. क्या बात, क्या बात. आइए मैं आग्रह करूंगा भावना जी से और समीर खांडेकर जी से कि प्रोफेसर ब्रजभूषण जी का सम्मान करें. आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि किसी भी आयोजन को पूर्ण करने में बहुत सारे लोगों का साथ और सहयोग होता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है. होठों पे मेरे गीत का मुखड़ा तो है, मगर अब अंतरा भी साथ दे तो और बात है. बहुत स्वागत आप सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्वों का. मैं प्रोफेसर कांतेश बालानी जी के सम्मान के लिए आप दोनों से पुनः आग्रह करूंगा.
और प्रोफेसर अर्क वर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा। आयोजन का मूर्त रूप लेना जो होता है वो कई रातों की नींद को छोड़ करके जागने का सबब होता है कहीं ना कहीं। गीत चतुर्वेदी कहते हैं कि आँखों के नीचे जो ये काले घेरे दिखाई देते हैं ये असल में वो रत जगह हैं जो हमने जाग कर बिताए हैं। तो वही है, आप सबका सहयोग साथ मिला तो आयोजन अपना मूर्त रूप आज ले पाया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः। और अब आयोजन के आगे के सत्रों का आरंभ होना है। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आज की पूरी रूपरेखा का। आज कौन कौन से सत्र आयोजित होने हैं हमारे बीच में, कौन कौन से कार्यक्रम आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो सत्र होगा वो सोशल मीडिया के युग में बौद्धिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे उत्कर्ष एकेडमी के निदेशक प्रदीप दीक्षित जी के साथ में। उसके बाद अगले सत्र में हमारे बीच में आदरणीय अखिलेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हो गए हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे साहित्य, सिनेमा और संस्कृति के विषय पर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य, सिनेमा और संस्कृति तीनों चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि अक्सर सिनेमा पर यह आरोप लगता है कि संस्कृत के क्षरण में सिनेमा का बड़ा योगदान रहा, लेकिन वहीं कुछ परिदृश्य सिनेमा ने ऐसे भी आपके सामने रखे हैं जहां संस्कृत के क्षरण के बजाय संस्कृत को बढ़ाने के लिए भी सिनेमा ने काम किया है। तो उन परिदृश्यों पर आपसे चर्चा अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ होगी। उसके बाद एक सत्र होगा मेरा आकाश स्त्री साहित्य में परिप्रेक्ष्य, जहां पर हम प्रसिद्ध रचनाकार अनामिका जी, कमल मुसद्दी जी, लता कादम्बिनी जी के साथ में चर्चा करेंगे। और स्त्री साहित्य या साहित्य में स्त्री विमर्श यह हमेशा से बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है। और अभी मुझे याद है 3 दिन पहले मेरे घर में भतीजी है, उसके विद्यालय में उसको एक विकल्प दिया गया, कुछ डिबेट के टॉपिक्स दिए गए थे। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक था स्त्री अब अबला नहीं, इसके विपक्ष में लिखना था। पक्ष में हर कोई कह सकता है अबला नहीं, लेकिन इसके विपक्ष में, यानी आज इतनी आधुनिकता के दौर में भी आप अभी भी वो समय ढूंढ रहे हैं। और अभी भी अगर आप ग्रामीण अंचलों की तरफ जाएं तो महिला सशक्तिकरण के दावे और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं। अभी भी ग्रामीण अंचलों में उसका विस्तार नहीं हुआ है। मैं बहुत छोटे से गांव में एक प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक हूं। मैं आज भी जब एसएमसी की बैठक करता हूं, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक करता हूं, तो जो गांव की महिलाएं आती हैं उनके सरों पर यहाँ तक घूंघट होता है, उनके सर पूरे ढके हुए होते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रगति है, लेकिन वो प्रगति अभी मानव जीवन की आखिरी कड़ी तक, जो सबसे निचला पायदान है, अभी भी वहाँ तक पहुँचने में समय है। और क्या चुनौतियाँ हैं, इन पर चर्चा होगी। उसके बाद मुंबई से कथा कथन की टीम हमारे बीच में होगी और वो मुंशी प्रेमचंद जी की और सादत अली हसन मंटो की कहानियों का नाट्य रूपांतरित कथावाचन आपके बीच में करेंगे। उसके बाद पैनल डिस्कशन है कल्चर, इनोवेशन एंड ग्रोथ, इस विषय पर पैनल डिस्कशन होना है। उसमें हमारे बीच में फिल्म क्रिटिक विनोद अनुपम जी, नवीन चौधरी जी, हिंदी एकेडमी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार शर्मा जी उपस्थित होंगे, प्रोफेसर समीर खांडेकर जी के साथ में। ओपन माइक का कार्यक्रम हर वर्ष आप लोग देखते हैं, हम नई प्रतिभाओं को मौका देने के उद्देश्य से हर वर्ष ओपन माइक का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और एक संवाद होगा अछूते किरदार अछूते विषय पर मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के साथ में, जिसको चलाएंगे आनंद कक्कड़ जी, उनसे संवाद करेंगे। और उसके बाद रीडिस्कवरिंग द एंशिएंट एस्पायरिंग फॉर द मॉडर्न, जो पूर्व सीईओ हैं प्रसार भारती के शशि शेखर वेम्पति जी, उनकी एक पुस्तक है जो मन की बात के सारे एपिसोड्स को संकलित करके बनाई गई है, उनसे चर्चा होगी। उसके बाद अमित श्रीवास्तव जी, जो पिछले वर्ष भी हमसे जुड़े थे, उनकी नृत्य नाटिका जटायु की सदगति। और कानपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध संस्थान है ललित कला एकेडमी कानपुर, उनके नेतृत्व में श्रावणी संगीत का आयोजन है। और सबसे अंत में हमारा सबका फेवरेट कवि सम्मेलन है। जी हाँ, यानी कि आज पूरे दिन जो है चर्चाओं के साथ साथ मनोरंजन सब
मिला जुला रहेगा। आप बैठे रहिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हम पहले सत्र की ओर बढ़ने की दिशा में हैं। मैं प्रोफेसर अर्क वर्मा जी से आग्रह करूंगा हमारे सभी अतिथियों को मंच के सामने स्थान ग्रहण करा दें। हम पहले सत्र की ओर आगे बढ़ें और हमारे आईआईटी कानपुर के सभी प्रोफेसर्स का बहुत सहयोग मिलता है, हम सबको बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कहीं कुंवर बेचैन जी याद आते हैं कि अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। क्या बात। निश्चित तौर पर साहित्यकारों के लिए बौद्धिक वर्ग का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर बौद्धिक वर्ग पूरी तरह से एक साहित्यकार को सहयोग कर दे, साहित्यकार के लिए खड़ा हो जाए, तो साहित्य को अपने शीर्ष पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता। और साहित्यकार अमूमन, एक पुराना समय है हमारे यहाँ, एक, मैं उन्नाव से आता हूँ, उन्नाव में एक बड़े हास्य के बड़े नामचीन हस्ताक्षर हुआ करते थे, केडी शर्मा हाहाकारी जी। वो कहा करते थे कि कवि सम्मेलन के कवि तो केवल पूरी सब्जी पर कविता पढ़ाते हैं। क्या बात। उन्होंने वो दौर भी देखा है, पुराने कवियों ने वो दौर देखा है जी, जी। कि कवि सम्मेलन नाम मात्र के मानदेय पर एक चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में लिखा होता था कि आपको आना है। मानदेय का कोई उल्लेख नहीं होता था, कोई चर्चा नहीं होती थी, व्यवस्थाओं की कोई चर्चा नहीं होती थी, और कवि को कैसे पहुंचना है इसकी भी कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन वही कवि सम्मेलन आज इस दौर में आकर के खड़ा हो गया है कि आज कवि सम्मेलन के पहले कवियों की वैनिटी वैन बाहर खड़ी होती है, कवियों के लिए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की व्यवस्था होती है। तो निश्चित तौर पर जब प्रबुद्ध वर्ग सहयोग कर देता है, प्रबुद्ध वर्ग आगे ले जाने की दिशा में उन्मुख होता है, तो साहित्य अपने यथेष्ट तक, अभीष्ट तक अवश्य पहुंच